हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसके औकात दिखा सकते हो। कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से वे बिहार दरोगा 1275 मेंस जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा, उसी को हम लोग कर रहे हैं कवर। आज सुबह में यानी आज है 20 आपको फरवरी, सुबह में सेट नहीं मिल पाया था, इसी कारण आज शाम में 5 बजे सेट आपको मिल रहा है। किसी कारणवश आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं यह जो सेट है ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और पूरे यकीन और वादे के साथ मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। ऐसा नहीं है कि और सब सेट बेकार है या खराब है, सारे सेट अच्छे होते हैं, परंतु आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपको इस पर निर्भर करता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और कहते हैं ना कि ना थके हैं पाप, ना मैंने हिम्मत हारी है, अजी देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंजिल की उसकी औकात ना दिखा दिया जाए। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आपको बताना है। तो आपको पता होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, और हड़प्पा है जो आपको पता ही होगा वह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो जहाँ तक बात आई है लिपि की, तो मैं आपको बता दूं कि चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, यह बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरा जो इसमें आपको बताया है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह भी बात सत्य है। तो इसमें बताइए इसका सही आंसर ए और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि लोथल से प्राप्त संक निर्मित एक उपकरण की पहचान कीजिए। आपको पता है कि लोथल जो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था, और इसमें जो था कि माप की इकाई के रूप में भी होता था, दिशा जो है मापक यंत्र के रूप में भी होता था, भवनों तथा नालियों को एक सीध में बनाने बांधने वाले यंत्र के भी रूप में होता था। यानी सारे विकल्प इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा-सा और बड़ा करता हूँ। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना था? तो आपको पता ही होगा वह मौसिडोनिया यानी मौसिडोनिया का वह शासक बना था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए थे, और इन्हीं को शासनकाल में करीब लगता है कि 4 से 5 बौद्ध संगीतिया का आयोजन किया गया। पहला याद कीजिए राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडनबन कश्मीर, और पांचवा जो हुआ था वह हर्ष के समय कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा। परंतु पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होता था। तो आपको पता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का समाकलन तथा विकासों में निपटारे के लिए यह किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। आपको पता है कि मौर्यकालीन जो कलिंग राज था वह तो मुझे पता है कि वह उड़ीसा में था, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछा है कि उड़ीसा में तो था परंतु उत्तर में था या पश्चिमी या पूर्वी या दक्षिणी, तो यहाँ पे आपको फंसिएगा। इसीलिए जब भी पढ़े तो आराम से पढ़े और पूरा आपको ईमानदारी से पढ़े और हर चीज को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़े। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। यह वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। पहले इसका नाम उड़ीसा था, परंतु अभी इसका नाम उड़ीसा कर दिया गया है, जिसका मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल अभी हाल ही में वहाँ का बदला गया है, वह रघुवर दास है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का
सही आपको कालक्रम बताना है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन आए थे। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहला जो है मेगास्थनी, इन्हीं के द्वारा इंडिका लिखा गया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यहाँ इसके बाद आपको आया था फाहियान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो संगीवन देखने को मिलेगा, और उसके बाद ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और जो अंतिम में जो ऑप्शन के अनुसार इतिसंग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण वर्ष 1398 में किया था, निम्न में उसका उद्देश्य क्या नहीं था। प्रश्न में नहीं का यहाँ पे सवाल दे रखा है, तो नहीं था इसमें आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए भारत में शासन की स्थापना करना तैमूर लंग यानी आक्रमणकारी का उद्देश्य नहीं था, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र की पुरोहित वर्ग के प्रभाव से सर्वथा सर्वथा मुक्त रहने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह कैकुबाद, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी। तो आपको पता ही है वह फारसी थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 9 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मित्र कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी। तो वह एक लिखने वाले शासक था जिसका नाम था जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अकबर ने भी अकबरनामा लिखा था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, कहता है कि पेशवा वालाजी बाजीराव की 1761 में मृत्यु के बाद अगला पेशवा किसे बनाया गया था। आपको पता है कि 1761 जो है आपको पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ा गया था, परंतु प्रश्न है कि पेशवा बालाजी बाजीराव की उस समय मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अगला पेशवा किसे बनाया गया था। तो आपको पता है इसका जो सही जवाब होना चाहिए पेशवा माधवाराव, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दसम फातशाह नामक ग्रंथ में, थोड़ा सा इसे मैं पीछे करता हूँ। चलिए अगला जो है कि दसम फातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों का संकलित आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। यह जो मिलेगा मित्र वह गुरु गोविंद सिंह, आपको पता है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह क्या, तो वही मैसूर वाला टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में स्थित लोहगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यह सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। आपको पता है इसका जवाब क्या होगा। इसका वही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शासन के नियंत्रण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दे दिया गया था। आपको पता है वह 1757 यानी 1800 यहाँ पे 58 की बात करता है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह उसे सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को हाथ में दे दिया गया था, तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन था। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए, तो वही शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हुए थे, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को सही कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर गवर्नर की बात आता है तो सारे गवर्नरों को आपको कार्यकाल भी आपको याद रखना है, और इनके से रिलेटिव जितना भी प्रश्न बनता है वो सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यह काम आपको करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 17 नंबर जो प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। पहला जो होगा वह लॉर्ड मैटकॉफ होगा, उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएंगे, उसके बाद लॉर्ड एलन आपको एलनबरो हो जाएंगे, उसके बाद देखा जाए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। तो बॉल वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका काम है कि सारे गवर्नर जनरलों को से रिलेटिव आपको पढ़ा यहाँ पे रिवीजन करना है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई का जो दूसरा नाम होता है वह रिवीजन होता है। जो जितना रिवीजन करेगा उतना ही उसके लिए मंजिल करीब होता हुआ जाएगा। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है
कि 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के तहत आपको पता है क्या हुआ था। तो शारदा एक्ट में जो कहा गया था कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए यहाँ पे 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। तो यही विकल्प आपको सही आपको पता है। अभी अगर देखा जाए तो लड़की की जो उम्र है वह 21 वर्ष है और लड़कियों का उम्र आपको 18 वर्ष देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत है जो परिवार नियोजन को अपनाने वाले यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, तो भारत है। पहला इसका स्लोगन था कि हम दो और हमारा दो। अभी जो इसका स्लोगन है कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा देर से और तीसरा बच्चा कभी नहीं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, मृत की पश्चिमी भारत में ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष प्रारंभिक धर्म सुधारक कौन थे? तो वह यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार ज्योतिबा फूले यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह मात्र एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो वही आपको पता है, चंपारण जो आंदोलन हुआ था वह आपको राज शुक्ल के माध्यम से आपको गांधी जी को बुलाया गया था। 1917 चंपारण जो बिहार में अवस्थित है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था। मगर पूछा जा रहा है इसमें सहयोग के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का जो हुआ था उसका अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो वही महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता है वो मोहब्बत भी बड़ा कमाल के रहा होगा जिसका हीर आजादी और रांझा चंद्रशेखर सिंह आजाद रहे होंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह अल्फ्रेड जो पार्क इलाहाबाद वहाँ पे आत्महत्या बल्कि नहीं बल्कि यह शहीद हुए थे। आपको पता है ये अपने खुद गोली मारे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 24 और 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है मित्र कि 1943 ईस्वी में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा किसने की थी? तो वही बोस साहब यानी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्मदिन आपको पता है 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में, अभी हाल ही में मनाया गया है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसका अधिनियम था आपको 92 के, और इसके तहत जो पूछा गया था इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के लिए हुआ था। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अभी मैं आपसे पूछूं कि पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो आपको बताना है श्री गिरिराज सिंह, जिनका सांसद क्षेत्र बेगूसराय बिहार से संबंधित है और कन्हैया कुमार को उन्होंने पराजित किया था। तो इसीलिए आपको याद रखना है। आपको पता है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया मित्र कि संविधान में संशोधन का यानी संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ यहाँ पे सीमाएं बताना है। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 26 नंबर जरा देखिए पढ़िए कि संसद मूल अधिकारों के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन भी नहीं कर सकता, ये भी सही है। तीसरा है कि संविधान में मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो ये भी सारे विकल्प इसका सही। आपको पता है कि संसद का उल्लेख 79 आर्टिकल में किया गया है, राज्यसभा का 80 में किया गया है और लोकसभा को आपको 81 में देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 26 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 27 और 27 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है मित्र, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से संशोधन के लिए राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है? पहला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को प्रभावित करने संबंधी प्रावधान, दूसरा है कि संघीय न्यायपालिका को प्रभावित करने संबंधी प्रावधान, या तीसरा है संशोधन प्रक्रिया, और चौथा है कि संसद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थान आरक्षण संबंधी प्रावधान। अब बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सारा विकल्प बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपको कि निम्नलिखित में से
किससे संबंधित प्रावधानों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए, साधारण अगर बहुमत की हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो नए राज्य का निर्माण बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के निर्माण या विघटन, ये भी सही है। और तीसरा है कि अस्तित्वमान राज्य को मान्यता प्राप्त करना, ये भी सही है। यानी सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि साधारण जो हमारा होता है, एक होता है साधारण आपको बहुमत, उस पर जो है राष्ट्रपति जो है आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है और उसकी अध्यक्षता वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न होने पर क्या राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति केवल और केवल साधारण या पर बहुमत, आपको साधारण जो विधेयक होता है उसी पर आपको बुलाने का कार्य है, ना कि आपको यहाँ पे बुलाएगा। तो इसका सही जवाब मेरे अनुसार नहीं होगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि आपको बताना है। तो पंचायती राज की जो प्रमुख उपलब्धि है कि राजनीतिक चेतना का विकास करना, यानी ऑप्शन के अनुसार ये हो सकता है। मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में से किसे सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा, जिसे हम कैग कहते हैं, यानी सीएजी बोलते हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका आर्टिकल है 148 से 151 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से इसके लिए परीक्षा आयोजित कर सकता है? आपको पता है, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीएससी, जिसे हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को ही बनाया गया था। और इसका जो आर्टिकल होगा 315 है। तो इसमें जो है केंद्रीय सेवाएं एवं अखिल भारतीय सेवाएं, यह दोनों का आयोजन यूपीएससी के माध्यम से होता है। तो मेरे अनुसार 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि समवर्ती सूची का विषय आपको बताना है। आपको पता है कि समवर्ती सूची का जो विषय है वह विवाह और विवाह विच्छेद, यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से उल्लेखित योजना पर आधारित था। देखा जाए तो मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था 1919 में हुआ था। दूसरा है कि मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में भी हुआ था। 1919 में ही जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते थे। और इसमें इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य एवं समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य का मुख्यमंत्री, आपको बताना है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होते हैं वह आपको देखा जाए तो आपको किसको यहाँ पे चुना जाता है? तो देखिए, यहाँ पे होता है कि मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करने का जो कार्य करता है वह मुख्यमंत्री करता है। आपको पता है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है, वह विधायकों द्वारा आपको चुना जाता है। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एकिडना एकिडना किस वर्ग से संबंधित है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसे हम स्तनधारी की श्रेणी में जानते हैं। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से हम जानते हैं। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नासा की जेट प्रोपल्स जो लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो आपको पता है नासा है एक तरह से अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, भारत का इसरो है, रसिया का रॉसकोस्मोस है और जापान का आपको जाक्सा है। तो इसमें आपको देखा जाए तो पासडेना से आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट जो स्प्रिंग के लेखक है जिन्हें हम जानते हैं, जिनको रसिल कार्सन, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि काफाट का संबंध आपको बताना है। तो इसका जो संबंध देखने को मिलेगा ग्रामीण कल्याण एवं कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था आपको देखने को मिलेगा, यह राजस्थान में एक जिला है, जोधपुर में अवस्थित है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है।
2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिवस को आपको वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसे हम विकलांग कहते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस, जिसमें हम एबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। रामानुजम जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि रेकियाविक, आपको यहाँ पे बताना है कि रेकियाविक किस देश की राजधानी है? तो आइसलैंड की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 44 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 45 और 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों की प्रोसेसिंग गति की तुलना से संबंधित शब्द। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे MIPS यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पिंच हिटर मूलतः किससे संबंधित है? आप बताइए। बहुत क्रिकेट देखते हैं तो इसका जो संबंध है वह क्रिकेट से है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो संतोष ट्रॉफी बड़ा फेमस है, जो आपको फुटबॉल से संबंधित होगा और उसे तो फीफा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? यह जो दिया गया था मित्रों आपको छठी पंचवर्षीय योजना में, तो डी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि छठी ही पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना किया गया था, जो 12 जुलाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1982 में। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? ओ भाई साहब, भारत में तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, आपको पता ही होगा। परंतु इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वो आपको नेशनल यहाँ पे सिंपल सर्वे NSS जारी करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सितंबर 1986 में शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार यानी कार्यक्रम यानी CPU का उद्देश्य क्या था? स्वराज हेतु इसका जो उद्देश्य था कि वित्तीय सहायता देना, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 50 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह है? तो वही कांडला, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक नौगन्य नदी नहीं है? तो चिनाब ऑप्शन के अनुसार नहीं है, आपको पता है चिनाब जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोयना, आपको पता है जल विद्युत परियोजना, यह कोयना नदी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कलपक्कम जो परमाणु यहाँ पे शक्ति केंद्र जो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और भावनगर ज्वारी विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेगा। जो सही नहीं है वह कलकत्ता है, जिसे हम कोलकाता कहता है। ये भूतापीय ऊर्जा से केंद्र नहीं है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इंदौर जल विद्युत परियोजना निम्न में से यहाँ पे देखा जाए तो किस राज्य में अवस्थित है? 54 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इंदौर जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वेलाडिला में खान से जो खनन किया गया है वह लॉ एक्स अधिकांश होता है, उसमें बताना है कौन सा अयस्क से संबंधित है। तो आपको पता है यह आपको कहाँ है, आपको पता ही होगा। वेलाडिला हाल ही में प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पे जो मिलता है हेमेटाइट मिलता है, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हरियाणा भी हो सकता है, पंजाब एवं राजस्थान, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर आपको स्थित देखने को मिलेगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो वही होला अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग देखने को मिलता है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए एक तरफ नदी है, एक तरफ डेल्टा है, तो गंगा का जो डेल्टा कहलाता है वह चापाकार बिल्कुल सही है। गोदावरी पंखाकार एवं कावेरी को जो है अंगुली आकार कहलाता है। परंतु महानदी का वो आपको ज्वारमुखी नहीं होगा, बल्कि जो है महानदी जो है आपको मिश्रित आपको डेल्टा का उपयोग करता है। तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, मैथ से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है। देखिए, एक ही दूरी के दो असमान दूरियों यानी चालों से तय करता है। तो आपको पता है इसके लिए एक हम ट्रिक लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं, तो 2x इंटू बाई इंटू एक्स प्लस यहाँ पे बाई, और इससे आप बना लीजिए। यहाँ पे कहता है एक के तो चाल आपको दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है जब उधर से आता है तो 50% बढ़ जाता है। अगर 40 का 50% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 60 होगा। अभी इसी फॉर्मूले को आप हम यूज कर लेंगे, तो 2 इंटू 40 गुना यहाँ पे 60, और 40 और 60 को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि एक हल्की और एक भारी वस्तु को 10 मीटर ऊंची छत से एक साथ गिराया गया है, तो वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए बताइए कि क्या हो सकता है। तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक ही क्षण में पहुंचेंगी, यह बिल्कुल सही है। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जब घोड़ों यहाँ पे पूछा गया है कि जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पे कहता है पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण ही यह आगे बढ़ता है, तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा। देखिए, ध्वनि जो है ये आपको एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ठोस में यहाँ पे गमन करता है, परंतु ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड की नम यानी मॉइस्ट वायु में बिल्कुल यहाँ पे बॉल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि किसी चालक के शिरों के बीच विमानांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है क्या कहलाता है, तो ओम का नियम ही कहलाता है, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं V बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रेडर रिएक्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो 64 नंबर प्रश्न है कि उत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है, वही आपको ब्रेडर रिएक्टर में होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 64 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 65, और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, जरा इसे देखिए, आपको मिलाना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी हो जाएगा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे रोजटन हो जाएगा, और चेचक जो होगा एडवर्ड जेनर होगा। तो इस प्रश्न को देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है। तो आपको पता है जो फ्यूज जो होता है उसमें देखा जाए तो उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलांक होता है, इसी कारण वह जल्दी जो आपको उड़ जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित विशेष अवयव जिसे हम स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं वह आपको किनके होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीज एवं क्रोमियम कला, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का कारण आपको बताना है। आपको पता है अम्ल वर्षा जो होता है वह औद्योगिक प्रदूषण के कारण होता है, तो केवल दो वाला यहाँ पे डॉग यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि नोबेल आदर्श गैस होती है। तो आपको बताना है कि नोबेल्स जो आदर्श गैस होती है, यहाँ पे देखा जाए तो एक परमाणवीय रंगहीन एवं गंधहीन, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि अत्यंत कम रासायनिकशील होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न पूछा है एलम जिसे हम फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल होता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिज में सर्वप्रथम खोजा था, तो वही खोजने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉसने, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 71 के बाद आएगा 72। 72 में प्रश्न पूछा गया है मित्र कि कुछ वायरसों में आरएनए होता है परंतु डीएनए नहीं, इससे क्या पता चलता है। तो इससे जो पता चलता है कि आरएनए एक आनुवंशिकी जानकारी को वायरस में संप्रेषित करती है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि यकृत से संबंधित है कि यकृत संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यकृत आपको पता है जिसे हम लीवर कहते हैं, और लीवर का करीब वजन होता है यानी 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर जो है आंतरिक आपको जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। लीवर का काम है कि यूरिया का संश्लेषण करना, पित्त का निर्माण करना, और आपको ग्लाइकोसिस पैदा करना, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तन भी करता है, आपको यूरिया ही करेगा, जिसे हम यकृत कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 73 प्रश्न का
कि यह पित्त का स्रावन तो करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। और तीसरा है यह ग्लाइकोजन को संचयन अंग का कार्य करता है, तो ए और 3 बिल्कुल यहाँ पे यानी बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और हेपेटोलॉजी में ये यकृत को अध्ययन हम करते हैं, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि पाश्चुरिकरण खाद्य पदार्थों को मुक्त बनाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 74वें प्रश्न का सभी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों के कायिक रूपों से करता है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न एक बार और सेट में आया था। आपको पता है दायां अलिंद दायां नीले यानी फेफड़ा बायां अनिद यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो परितिजन, जिसे हम एंटीजन भी कहा जाता है। सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से कौन से प्रकार के हार्मोन, यहाँ पे थोड़ा सा चलिए। अगला है कि मुख्य रूप से कौन से हार्मोन मानव में मानसिक चक्र यानी मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करता है? तो वही हमारा एस्ट्रोजन वाला यानी FSHNA एस्ट्रोजन यानी सी वाला बिल्कुल सही है। यह जो है मासिक चक्र जो तो होता है स्त्रियों में 28 दिन का यह रिसाइकिल होता है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि रासायनिक रूप से हार्मोन होते हैं। तो रासायनिक रूप से जो हार्मोन होते हैं वह बॉल बिल्कुल सही है। प्रोटीन, स्टेरॉयड एवं बायोजेनिक। मेरा तबीयत बहुत खराब है दोस्त। 78 के बाद आएगा हमारा 79। और 79 जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो वह आपको क्या कहलाता है? तो 79 का क्लोरोक्वीन, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर को किस विटामिन की आवश्यकता होती है? दिए गए विटामिन को उनकी जरूरत के आधार पर आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट है के, उसके बाद आपको ई, तो 4-3 4-3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव में अवशोषी अंग नहीं है? तो वह आपको नाखून होता है। आपको पता है इसमें क्रिएटिन आपको प्रोटीन आपको पाया जाता है, जिसे हम काटने पर भी दर्द महसूस नहीं होता, तो आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जोड़े में मिट्टी उसके मुख्य लक्षण के साथ नहीं सम्मिलित है? तो देखिए 82 नंबर जो प्रश्न है इसका डी वाला बिल्कुल आपको गलत है। कहता है काली मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट की धनी होती है, यह बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे मैथ बताना है और इस मैथ का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न ये भी मैथ से संबंधित है और 84 नंबर प्रश्न का इसका भी बी वाला बिल्कुल सही है। 85 नंबर भी मैथ से संबंधित है और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ए वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 87 नंबर और 87 नंबर प्रश्न का आपको आंसर ये देखने को मिलेगा। 87 के बाद आएगा 88। 88 नंबर प्रश्न क्या होगा? 88 नंबर प्रश्न होगा आपको ये वाला बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न है मित्र, 89 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 90 होगा, 90 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसको हम देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। 91 नंबर यहाँ पे देखा जाए प्रश्न की अगली संख्या यहाँ पे इसमें की गलत संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल गलत है। अगला है 92 नंबर। 92 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। 93 नंबर जो है इसका सही आंसर आपको यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। और 95 नंबर जो है इसका भी आपको ए सही बिल्कुल देखने को मिलेगा। 95 के बाद आएगा 96 और 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको बी सही है। 97 नंबर आपको बताना है वर्गों की संख्या, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो 97 के यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे 11 इसका हो जाएगा, 11 वर्ग उसमें है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 98 नंबर जो प्रश्न है आपको विभिन्न आरेख की सहायता से बताना है, तो इसका सही जवाब आपको डी वाला बिल्कुल सही है। और 99 नंबर जो प्रश्न है मित्र के एक दर्पण में आपको बताना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बी वाला बिल्कुल सही है।
और आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और इसका जो अंतिम प्रश्न, इसका सही आंसर आपको बी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक कि आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना कि आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।